नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं मित्रों। आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि आज हमारा जो अभ्यास का प्रश्न पत्र 12वां था, उसके आज हम उसका हल करते हैं, ठीक? जैसा कि आप लोगों ने टेस्ट दिया और हल मिलने में थोड़ी-सी देरी हो रही थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ विसंगतियों के कारण आपको टेस्ट समय पर हल समय पर नहीं दिया जा सका। लेकिन अब लगातार आपके पास हर रोज़ एक टेस्ट श्रृंखला का आपके पास हल जा रहा है, तो आप लोग उसका आकलन भी कर लीजिएगा, मिलान भी कर लीजिएगा। जहाँ पे जैसा होगा वैसे आप देख लीजिए, जैसे कोई दिक्कत यदि आती है तो उसमें उसके बारे में आप हमसे कमेंट में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक? क्लियर है? अब चलते हैं, देखिए आज हमारा जो पहला सवाल है, वो पहला सवाल यह क्या कहता है कि कुसुम बहुत तेज चलती है, इस वाक्य में बहुत है, ठीक? बहुत है तो क्या संज्ञा है, बहुत सर्वनाम है, बहुत क्रिया है कि बहुत क्रिया विशेषण है, ठीक? तो मित्र ध्यान रखिएगा, जब यह सारे शब्द आ जाए, बहुत आ जाए, अधिक आ जाए, तेज आ जाए, अत्यंत आ जाए, अल्प आ जाए, अधिक आ जाए, ठीक? कम आ जाए, ज़्यादा आ जाए, मात्र आए, केवल शब्द आए, तो यह सारे शब्द हमेशा क्या हो जाएंगे, क्रिया विशेषण हो जाएंगे, ठीक? तो यहाँ पर क्या कहा गया, कुसुम बहुत तेज चलती है, तो यह शब्द क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। लेकिन इस क्रिया विशेषण के चार होते हैं। एक तो सबसे पहले क्या हो जाता है, स्थान होता है, ठीक? फिर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, फिर क्या हो जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, फिर उसके बाद फिर क्या हो जाता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। देखिए चलना उलना मात्रात्मक होता नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो यह कहा गया विकल्प नंबर डी, जो आपको हमने क्रिया विशेषण कहा कि बहुत क्या है, तो बहुत क्या हो जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है, ठीक? तो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है, ठीक? क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है मित्र। तो अर्थात विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 38 का डी आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, कजरारे बादलों वाला दिन था, इस वाक्य में विशेष पद क्या होता है? तो मित्र यह हमेशा ध्यान रखिएगा, जो विशेषण होता है वह हमेशा विशेषण जो होता है, विशेषण शब्द हमेशा क्या हो जाता है, किसी व्यक्ति के गुण धर्म दोष दशा, गुण धर्म दोष दशा स्थिति स्वभाव संख्या, ठीक? मात्रा गणना, ठीक? यह गणना आदि का बोध करवाता है, ठीक है? और जिसका यह होता है वह क्या कहलाता है, जिसका यह होगा वह क्या कहलाएगा, विशेष कहलाएगा, ठीक? क्या कहलाएगा, वह विशेष कहलाएगा। अब देखिए कि कजरारे बादलों वाला दिन था, इस वाक्य में विशेष क्या है? तो इस वाक्य में आप बताइए कि इस वाक्य में विशेष क्या हो जाएगा, कजरारे बादलों वाले दिन में वाक्य में विशेष क्या हो जाएगा मित्र? तो ध्यान दीजिए, जो संज्ञा वाले पद होते हैं वही क्या कहलाएंगे, विशेष कहलाएंगे, ठीक? वही संज्ञा वाले पद क्या कहलाएंगे, विशेष कहलाएंगे। तो चलिए देखिए कि इसमें क्या हो गया, कौन सा हो जाएगा, संज्ञा कौन सी शब्द है, तो इसमें संज्ञा का शब्द कौन सा है, बादल, ठीक? क्योंकि कहा गया कि कजरारे बादलों वाला दिन था, ठीक? कौन सा दिन था, बादलों वाला दिन था, बादलों पर पूरा का पूरा प्रभाव जा रहा था, इसलिए विशेष पद क्या हो जाएगा, बादल हो जाएगा, क्योंकि बादल की ही विशेषता बतला रहा है कजरारे, ठीक? क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम लोग, अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 का देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया, घोटक का तत्सम शब्द तद्भव रूप क्या होगा? घोटक, घोटा होगा, घोटना होगा, घोड़ा होगा, घोटू होगा। यह तो आप एकदम आसानी से बता सकते हैं कि घोटक मतलब क्या हो जाता है, घोड़ा हो जाता है। विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, घोड़ा, ठीक? क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं, 41 में क्या हो जाता है, गौरव का तत्सम शब्द क्या हो जाता है, गौरव का तत्सम शब्द क्या हो जाता है? तो मैं तो चलिए आप बताइए, गौरव का तत्सम शब्द क्या हो जाता है, ठीक? गवाक्ष होता, गवाक्ष होता, गौरव होता, गौरव होता, गावक होता, गवाक होता है। तो मित्र यहाँ गौरव शब्द दिया गया, गौरव मतलब क्या हो जाता है, गवाक्ष होता है, ठीक? गौरव का जो शब्द बनता है, तत्सम शब्द बनता है, वह क्या बनता है, गवाक्ष बनता है, ठीक? तो विकल्प नंबर सी बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, गवाक्ष, ठीक? तो सम क्या हो जाएगा, गवाक्ष हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं। 42 में क्या कहा गया है,
कहा गया इसमें से कौन सा शब्द देशज है। ठीक, काठ दिया गया, गोड दिया गया, ऊंट दिया गया, उल्लू दिया गया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन सा शब्द क्या पूछा गया कि देशज शब्द है। तो काठ मतलब लकड़ी होता है, ऊंट मतलब अलग भाषा को हो गया, गोंड हो गया, उल्लू हो गया। तो इसमें जो गोंड शब्द दिया गया, गोंड शब्द क्या हो जाता है, देशज शब्द कहलाता है। कैसा क्या कहलाता है, देशज शब्द कहलाता है। गोंड कैसा शब्द कहलाता है, देशज शब्द कहलाता है। ठीक, गोंड कैसा शब्द कहलाता है मित्र, देशज शब्द कहलाता है। ठीक है, तो 42 का क्या हो जाएगा, बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। 43 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई। 2 वर्ष की सजा अपराधी को न्यायालय द्वारा दी गई। अपराधी को सजा न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की दी गई। ठीक, अपराधी को 2 वर्ष की न्यायालय द्वारा सजा दी गई। तो इन 4 वाक्यों में मित्र यह बताएंगे कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है। तो देखिए जो सिस्टम में चलता है, कहा जाता है अपराधी को न्यायालय के द्वारा, ठीक, 2 वर्ष की सजा दी गई, अर्थात यही वाला वाक्य सही हो जाएगा। 2 वर्ष की सजा अपराधी को न्यायालय द्वारा दी गई, गलत है। ठीक, पहले हम कहे लिए कारण को बतला दें। ठीक, अपराधी को सजा न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की दी गई, फिर यह भी गलत हो गया। अपराधी को 2 वर्ष की न्यायालय द्वारा सजा दी गई, यह भी गलत हो गया। तो अपराधी को न्यायालय के द्वारा, अपराधी को दिया गया कैसे, किसके द्वारा दिया गया है, न्यायालय के द्वारा। तो पहले हमें यह अपराधी लेके आना है, उसके ऊपर जो आक्षेप लगाया किसके द्वारा लगाया गया उसको लेके आना होता है, और कितना लगाया गया है उसके बाद वह बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा क्या हो जाएगा कि विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई। ठीक, विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर हो गया। उसके बाद फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। वार्षिकोत्सव दिया गया है, गलत हो गया। ठीक, उसके बाद फिर वार्षिक दिया गया, यह गलत लिखा गया है। वार्षिकोत्सव दिया गया, यह गलत है। बच्चा आपके पास क्या, वार्षिकोत्सव। ठीक, तो क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, वार्षिक शब्द लिखा जाएगा। वार्षिक के साथ क्या जोड़ा जाएगा, उत्सव जोड़ा जाएगा। का से क्या मिला है आपको, आ मिला है। आ का मेल जब ऊ से हो रहा है, दोनों मिलके क्या बना देते हैं, ओ बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, वार्षिकोत्सव बन जाएगा। ठीक, और अगर ओ बन गया तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। जब आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करना होगा, कोई भी शब्द दिया रहे तो उस शब्द को सबसे पहले आप संधि में तोड़ने की कोशिश किया करिए, अपने आप शुद्ध का अवतरण दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक, विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अब इस क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया कि सेना का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची की बात कर रहा है, ना कि उसके रूप स्वरूप की बात कर रहा है। ठीक, अनेक लिखा गया है, सैनिक लिखा गया, अर्य लिखा गया, अतुल लिखा गया है। ठीक, तो इसमें ध्यान रखिए सेना सैनिक तो होती है, लेकिन पर्यायवाची शब्दों की हम बात करते हैं तो अनेक, अनेक का अर्थ क्या होता है, सेना होती है। ठीक, सेना होती है, जो सेना होती है, अनेक का अर्थ क्या होता है, सेना से लगाया जाता है। पर्यायवाची शब्द एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या बतलाया जा रहा है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। सर जो सरोवर का पर्यायवाची है, यदि सर के प्रथम वर्ण सा के स्थान पर सा कर दिया का प्रयोग कर दिया जाए तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा। मतलब इस जो यह सर लिखा गया है, इस सर की जगह पर यह सर लिख दिया जाए तो यह ध्यान रखिए, जो यह सर है यह सरोवर के पर्यायवाची शब्द है। ठीक, लेकिन जब सर लिख दिया जाएगा तो यह क्या बन जाएगा, बाण का पर्यायवाची लिख दिया हो जाएगा। तो विकल्प में बी सी आंसर आया ना, बाण। तो बाण क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 46 का क्या हो जाएगा मित्र, सी हो जाएगा। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, बाण हो जाएगा। अब अगला अगला जो क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, निम्नलिखित शब्दों में के विलोम शब्दों का चयन करें। जैसे कहा गया कि एक देशी का विलोम शब्द क्या होगा, बहुदेशी होगा, विदेशी होगा, स्वदेशी होगा कि सर्वदेशी होगा। एक देशी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मित्र, यह बताएंगे आप हमें।
एक देशी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट बताइए आप लोग। ठीक, एक देशी मतलब एक उद्देश्य के साथ जो चलता है, उसका विलोम शब्द बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उसे क्या कह देते हैं, बहुउद्देशीय कहते हैं। ठीक, तो विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बहुउद्देश्य हो जाएगा। अब 48 क्वेश्चन दिया गया शाश्वत। शाश्वत का विलोम क्या हो जाता है, शाश्वत मतलब क्या होता है, जिसका कोई नाश ना हो। ठीक, तो मतलब कि जो अनंत काल तक, जब तक जीवन धरती पर है तब तक जो चीज विद्यमान रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, शाश्वत कहेंगे। तो अब जो हमेशा विद्यमान रहता है, लंबे समय तक रहता है, उसे शाश्वत कहा जाता है। लेकिन जब इसके विलोम शब्द की बात होती है, नाशवान होता है कि नश्वर होता है, कि नश्वर होता है कि क्षणिक होता है। शाश्वत मतलब क्या होता है, लंबा, बहुत टाइम तक चलने वाला। और क्षणिक इसका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। नाशवान कहा गया तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, अनाशवान हो जाएगा। ठीक, अनाशवान हो जाएगा। ठीक है। और नश्वर का विलोम अनश्वर होगा, अनश्वर का विलोम नश्वर हो जाएगा। तो इसमें विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर है, क्षणिक हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 48 क्लियर। अब इसके बाद फिर हम अगला चलते हैं, 49 पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, 49 में। अगर हमने कहा कि जो बहुत अधिक कार्य करने वाला होता है उसके लिए एक वाक्य क्या होगा, मेहनती होगा, कर्मठ होगा, बलशाली होगा, उद्यमी होगा। ठीक, मेहनती मतलब जो बहुत अधिक मेहनत करता है। ठीक, क्लियर है। बलशाली मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होती है। उद्यमी मतलब क्या, जो बहुत परिश्रमी होता है। कौन क्या होता है, परिश्रमी होता है। ठीक, यह क्या होगा, जो बल, जिसके अंदर बल या शक्ति अधिक होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, बलशाली कहेंगे। जो मेहनत अधिक करता होगा उसे मेहनती कहते हैं। अब जब क्या कहा गया, बहुत अधिक कार्य करने वाला, जो बहुत अधिक कार्य करता हुआ क्या बचता है, कर्मठी, तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्मठी कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है मित्र, कर्मठी कहा जाता है। ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 जो कहता है कि आवश्यकता से अधिक वृष्टि होने पर उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द होता है। ठीक, तो उसके लिए क्या अल्प वृष्टि होती है, आवश्यकता से अधिक होगी तो अल्प तो होगा नहीं, अना होगा नहीं, अतिवृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र, अतिवृष्ट। जो अति अधिक वृष्टि होने के लिए कौन सा शब्द होगा, अतिवृष्ट हो जाएगा। तो विकल्प नंबर से एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अपने मन के अंदर यह बसा लीजिएगा, वृष्ट अतिवृष्ट हो जाएगा। अधिक वृष्ट होने पर यही इतना पकड़िए, अधिक मतलब अति, वृष्ट मतलब जोड़ दिया गया, अतिवृष्ट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो गया, सी सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो कहा गया कि उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है। उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है, तो इसमें कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक है, क्या अपादान कारक है, संबंध कारक है, कर्ण कारक है। तो अब देखिए कि वहां जो फल काटने की प्रक्रिया जो चल रही थी वो कैसे चल रही थी। फल काटने की प्रक्रिया जो चल रही थी वो कैसे चल रही थी, चाकू के द्वारा चल रही थी। तो अब इसमें चाकू से फल काटे गए तो इसमें क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, क्योंकि साधन का प्रयोग किया गया, किसके साधन क्या है, चाकू है। तो यही क्या बन जाता है, यही क्या बन जाता है, करण कारक का शब्द बन जाता है। ठीक, यही क्या बन जाता है, करण कारक का शब्द बन जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कहा जाता है गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो कौन सा कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है। तो चलिए आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 में देखिएगा, 50 में क्या लिखा गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो। इसमें क्या हो गया, कौन सा कारक, के निमित्त क्या कहा गया ना, के निमित्त। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, और इस सॉरी संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है। क्या होता है, के लिए होता है। अब के लिए के स्थान पे के निमित्त, के निमित्त, के वास्ते,
के वास्ते, के हेतु, ठीक। यह सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, संप्रदान कारक के लिए। निमित्त शब्द आया गरीबों के लिए, निमित्त, गरीबों के निमित्त क्या करना, धन इकट्ठा करना, तो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ये सारे शब्दों को भी आप याद रखिएगा, जब यह वाक्य में दिखाई दे जाएंगे तुरंत वहां पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है, किस शब्द में कर्मधारय समास होता है, तो कहा गया रणवीर है, दुश्चरित्र है, विचार मग्न है, सिर दर्द है, ठीक। जो रणवीर मतलब क्या होता है, रण में जो वीर होता है, ठीक। अब अगला क्या गया, विचार में जो मग्न होता है, क्या होता है, विचार में जो मग्न होता है, ठीक। सिर में जिसके दर्द होता है, ठीक, सिर में दर्द होता है, ठीक है, यह कहा गया। बचा क्या, दुष्चरित, जिसका चरित्र क्या हो जाए, बेकार हो, ठीक। चरित्र जिसका क्या हो जाएगा, चरित्र, चरित्र क्या हो, बेकार, जिसका चरित्र हो बेकार, ठीक। अब इसमें चरित्र के क्या बताया गया, बेकार बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए विशेषण और विशेष का संबंध पाया जा रहा है ना, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, विशेषण और विशेष का संबंध पाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दुष्चरित्र, ठीक। विकल्प नंबर सी हो गया। बाकी यह तीनों में क्या हो जाते हैं, तत्पुरुष समास हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष समास में कौन सा भेद हो जाता है, यहाँ में की बात हुई है, तो क्या हो जाता है, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास हो जाता है, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास होता है, ठीक। मित्र ये बात क्लियर हो गई। आज इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी अधिकरण कारक होगा, इसमें भी अधिकरण, इसमें भी अधिकरण, केवल और केवल दुष्चरित जो होगा वहां पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। क्योंकि कर्मधारय समाज में क्या हो जाता है, विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है, ठीक। विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है, नहीं पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाएगा, उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब बात यहाँ तक कि जब क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा, क्या कहा गया है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, मोहन हंसता है, सुधीर कार चलाता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, रामू को दवा पिलाओ। यह आपके सामने चार वाक्य लिखे गए हैं, यह कितने वाक्य लिखे गए हैं, चार वाक्य लिखे गए हैं। तो यहाँ देखिए कि सुधीर कार चलाता है, तो कौन, सॉरी चलिए, मोहन हंसता, कौन हंसता है, मोहन हंसता है, ठीक। सुधीर कार चलाता है, कौन चलाता है, सुधीर क्या चलाते हैं, कार चलाते हैं। कौन पकड़ा गया, पकड़ा गया चोर, ठीक। और किसने पकड़ा है, अगर यह पूछा जाए कौन लिया, पुलिस। क्या किया है, चोर। क्या कर दिया, पकड़ लिया है। कौन पिलाया पिलाया जाता है, किसको पिलाया जाता है, रामू को। क्या पिलाया जाता है, दवा। तो मतलब कि जब कौन और क्या कहने पर, कौन और क्या कहने पर उत्तर मिलता रहे, जब इसको उत्तर मिलता रहे किससे, कौन और क्या कहेंगे, जब आप किससे प्रश्न करेंगे, क्रिया से, क्रिया से आप क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न प्रश्न पूछने पर, प्रश्न पूछने पर जब उत्तर मिले, क्या मिले, उत्तर मिले, तब उसे हम क्या नाम देते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक। लेकिन जब उत्तर ना मिले तो कहाँ चला जाएगा, अकर्मक क्रिया में चला जाएगा। अब यहाँ देखिए मोहन हंसता, इसमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यही क्या हो गया, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। तो 53 का ए वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। मोहन हंसता है। बात क्लियर हो गई। अब अगर आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया कि 54 में पूछा गया उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है, उपसर्ग लगा है कि उन उपसर्ग लगा है कि उत उपसर्ग लगा कि उत उपसर्ग लगा है, ठीक। उत्कर्ष में क्या हो जाता है, उत धन कर्ष लिखा जाता है, ठीक। क्या लिखा जाए, उत धन कर्ष होता है, तो शब्द क्या बन जाता है, उत्कर्ष बन जाता है, ठीक।
तो विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है? उत उपसर्ग लगा होता है। ठीक, अब उसके बाद फिर अगला देखिए, अगला क्या हो जाता है? कहा जाता है उपनिषद शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? ठीक, जब मित्र यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पहले विकल्प देगा, औपनिषदिक हो गया, औपनिषद हो गया, उपनिषदिक हो गया, औपनिषदकी हो गया। ठीक, अब ध्यान रखिए, जब भी कहीं कहीं पर एक प्रत्यय लगाएंगे, जब भी कभी इग प्रत्यय की बात होगी, तो इग प्रत्यय जब लगेगा, अगर शब्द कहीं अगर आ है, ठीक, तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर ई या बड़ी है तो क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। ऊ है या बड़ा ऊ है तो क्या हमेशा क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लियर है? जब भी किसी शब्द के अंत में अगर प्रत्यय इक लगाते हैं, अगर उसका प्रथम वर्ण क्या है? आ है या ई है या ऊ है, तो हमेशा आ का क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ई का अय हो जाएगा, ऊ का अ हो जाएगा। यह ध्यान रखिएगा। यहाँ ऊ है, ऊ के साथ क्या लगाना है? उपनिषद के साथ एक प्रत्यय लगाना है। ठीक, बाकी सारे शब्द ऐसे ही लिखे जाएंगे जैसे उपनिषद लिखा गया है। अब इसके साथ हम एक प्रत्यय लगा देते हैं। जब एक प्रत्यय लगाएंगे, ऊ की जगह पे क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊ की जगह पे क्या लिखेंगे? अ लिखेंगे। औपनिषद हो जाएगा। क्या बन जाएगा? औपनिषद बन जाएगा। ठीक, औपनिषद बन गया। अब देखिए इसमें औपनिषद है कहाँ, यह देख लीजिएगा। विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर। ठीक, विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर हो गया। क्यों? क्योंकि हमने आपको यहाँ नियम बता दिया, अगर किसी भी पद में अगर एक प्रत्यय जोड़ा जाएगा, अगर उसका पद पहला पद आ होगा या ई होगा या ऊ होगा, तो आ का बड़ा हो जाएगा, ई का अ हो जाएगा, ऊ का अ हो जाएगा। जैसे इतिहास लिखा जाता है, क्या इतिहास लिखा जाए तो इसका क्या हो जाता है? ऐतिहासिक हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? ऐतिहासिक हो जाता है। सर्वनाम लिखा जाता है, सर्वनाम लिखा गया, एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक हो जाएगा। ठीक, धर्म धर्म लिखा गया है, एक प्रत्यय जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? धार्मिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धार्मिक बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे पद हैं, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे यह चीज बताया। ठीक, इस चीज को आप एकदम अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया, ग्रीस में कौन सी संधि है? ठीक, क्या कहा गया? ग्रीस में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे ग्रीस में कौन सी संधि है। ग्रीस का संधि विच्छेद पहले कर लीजिएगा। तो ग्रीस का संधि विच्छेद पहले करते हैं तो क्या हो जाता है? गिरिधन ईस हो जाता है। यहाँ क्या आया आपको? छोटी, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? बड़ी। दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? बड़ी। शब्द क्या बन गया? क्या बन गया? गिरीश हो गया। क्या हो गया? गिरीश हो गया। बड़ी आ गया। ठीक, तो अब बड़ी आ गया तो क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गई। ठीक, कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। तो गिरीश में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। संधि विच्छेद भी आपके सामने है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन 57 कहा जाता है, 57 में क्या दिया गया है? हाथ कंगन को आरसे क्या? लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? कंगन पहनने से सुंदरता बढ़ जाती है। सुंदर व्यक्ति की कंगन की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हाथ के कंगन को आईने में देखना होता है। तो सीधी बात है भैया, सुंदरता बढ़ जाती ही है, तो सही बात है, लेकिन क्या है? लोकोक्ति है। लोकोक्ति का अपना अर्थ होता है। बाकी कंगन उंगन पहन लेंगे तो हाथ अपने आप ऐसे लपलप चमकने लगता है। ठीक है, सुंदर व्यक्ति को कंगन की जरूरत नहीं होती है, तो गलत बात कह दिया। कि सुंदर ही व्यक्ति तो सबसे ज्यादा गहना श्रृंगार करता है। ठीक, और सुंदर दिखने के लिए। ठीक, बाकी जो सुंदर नहीं वो कम ही सच के जाते हैं, लेकिन जो सुंदर है थोड़ा सा वह और भी श्रृंगार करता है ताकि हम और ज्यादा सुंदर दिखाई दें, अट्रैक्टिव दिखाई दें। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या? एकदम राइट आंसर है। तो प्रत्यक्ष को किसकी आवश्यकता नहीं? प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए क्या हो जाए? विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया। ठीक, तो विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? गद्यांश आ गया भैया। अब इसको आप पढ़ लीजिएगा, हम भी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है यह देखना है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन गद्यांश को अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा।
कहा गया कि हम लोग एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। बचपन में सुनी गई कहानियों को ही हम वास्तविक जीवन का आधार मान लेते हैं। बचपन में राजा रानी की कहानी सुनते समय हम पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि रानी अत्यंत सुंदर और राजा अत्यंत शक्तिशाली बुद्धिमान होगा। एक दिन कोई भयंकर राक्षस आता है और रानी का अपहरण कर लेता है, उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर रख देता है। अब शुरू होता है राजा का राक्षस के विरुद्ध अभियान। राजा अपार कष्टों को झेलता हुआ अज्ञात स्थान पर पहुंच जाता है जहां राक्षस ने रानी को बंदी बनाकर रखा है। अंत में राजा और राक्षस के बीच भीषण युद्ध होता है, ठीक, जिसमें राजा विजयी हो जाता है, अपनी रानी को वापस लाता है। लेकिन वास्तविक जीवन काल्पनिक जीवन से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। अब होता कैसे है, वास्तविक जीवन में हमें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक, जिसमें पार पाना असंभव होता है, तो लेकिन असंभव तो नहीं लेकिन कठिन अवश्य है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, उसमें अनेक प्रकार की इच्छाएं लालसाएं उठती रहती हैं जिनका कोई अंत नहीं होता है। व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी का जन्म हो जाता है और इसी प्रकार इच्छाओं का अंतहीन सिलसिला निरंतर जारी रहता है, ठीक है। धन के बारे में यह बात तो और भी ठीक बैठती है, क्योंकि आज लोग अधिक से अधिक धन संग्रह की अंधी दौड़ में शामिल होते जा रहे हैं। प्रदर्शन की लालसा, इच्छाओं की अनंतता, गला काट प्रतियोगिता, ईर्ष्या की भावना आदि दुर्गुणों ने मानव जीवन का सुख चैन छीन लिया है। अधिकाधिक धन कमाने के फेर में मनुष्य नैतिक मूल्यों को तिलांजलि देकर बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, अन्य आपराधिक अपराध करके भी धनी बनने का स्वप्न देखता है। धन के इस लालच में मानव का दानव बना दिया जाता है। आए दिन अपराधों के पीछे कहीं न कहीं शीघ्र धन पाने की लालसा विद्यमान रहती है। कुछ और अधिक की मृत तृष्णा में, ठीक, वह जीवन भर भटकता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? पैराग्राफ आपने पढ़ लिया है। इस पैराग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें से एक प्रश्न देखेंगे, अभी और भी है, अभी और भी पढ़ना है, ठीक। अब कहा गया हमारी संस्कृति से स्पष्ट रूप से कहा गया कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं इंद्रियों को वश में नहीं रखता। जीवन भर वह अपने आप में असंतुष्ट रहकर अंतर्द्वंद अशांति का जीवन व्यतीत करता है। यह अक्षरशः सत्य है कि धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता है। आज जीवन के हर क्षेत्र में जिस प्रकार अपराधी आफत हावी मची हुई है, जिस प्रकार असंतोष व्याप्त है, उसके मूल में भी इच्छाएं, लालसाएं और स्वार्थों का विस्तार ही है, ठीक। आज संसार में जहाँ कहीं भी अशांति, विद्वेष, लड़ाई झगड़े, शत्रुता, वैमनस्य, युद्ध वातावरण, आज पीछे सबल राष्ट्रों की धन लालसा है। इसका एक अर्थ कदापि नहीं है कि व्यक्ति अकर्म बनकर बैठ जाना चाहिए। जो कुछ भाग्य में है उसी से संतोष कर लेना चाहिए। जीवन के उन्नति करने के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति भाग्यवादी बनकर पुरुषार्थ का त्याग कर देता है तो वह मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं होते। हाँ, जब व्यक्ति धन दौलत के पीछे पागलों की तरह भागता है, किसी भी प्रकार की अपराधी स्थिति संतुष्ट नहीं रहता है, तो वह जीवन भर इस चक्रवात से निकल नहीं पाता है, जीवन के वास्तविक सुखों से वंचित रह जाता है, ठीक। यह हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, काल्पनिक जीवन में वास्तविक जीवन का आधार क्या माना? बचपन के खेल, बचपन की शरारतें, बचपन की कहानियां, बचपन की आदतें। तो मित्र यह बताइए कि इसमें क्या हो गया कि हमने क्या कहा कि काल्पनिक जीवन में वास्तविक जीवन का आधार क्या माना है? तो वह बचपन में जो राजा रानी की कहानी सुनाई जाती थी उसी को हमने क्या माना है? आधार माना। विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? अगला क्वेश्चन है, क्या आपके सामने है, कहा गया काल्पनिक कहानियों का राक्षस रानी का अपहरण क्यों करता है? क्योंकि रानी अत्यंत सुंदर व अत्यंत बुद्धिमान थी, क्योंकि रानी अत्यंत घमंडी थी, क्योंकि रानी राजा की पत्नी थी, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर थी, ठीक। तो आप हमें बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा? क्योंकि यह जैसे कि हम लोग कल्पना करते हैं राजा अत्यंत बुद्धिमान होंगे, ठीक, और रानी अत्यंत सुंदर होंगी। तो जैसे कोनो राक्षस आता है, राक्षस क्या करता है, वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उनको उठा ले जाता है, वहाँ किडनैप कर लेता है, ठीक। तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर थी, ठीक। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा।
आप गद्य पढ़ते रहिएगा। कहा गया वास्तविक जीवन काल्पनिक जगत से भिन्न क्यों माना जाता है? क्योंकि राजा रानी सिर्फ काल्पनिक जीवन में ही होते हैं, वास्तविक जीवन में नहीं। किसी का अपहरण काल्पनिक जगत में ही संभव है, वास्तविक जीवन में नहीं। काल्पनिक जगत का राजा अत्यंत शक्तिशाली होता है, वास्तविक जगत का नहीं। ठीक, काल्पनिक जगत में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन वास्तविक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें वास्तविक जीवन में क्या हो जाता है भैया, हम लोगों को एक क्या करना होता है, कठिनाइयों का वास्तविक जीवन में सामना करना होता है। विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, काल्पनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन वास्तविक जीवन में अनंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक, इसमें पैराग्राफ में लिखा गया है। आप विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद फिर यह देखिए कि अगला जो क्वेश्चन कहा गया पैराग्राफ से ही पूछा गया, मनुष्य की इच्छाओं की अनंत, मनुष्य की इच्छाओं को अंततः क्यों कहा जाता है, अनंत क्यों कहा जाता है? ठीक, अब उसमें अनेक प्रकार की इच्छाएं लालसाएं उठती हैं। मनुष्य की एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। ठीक, मनुष्य का मन बहुत चंचल और मनुष्य एक स्वार्थी जीव होता है। ठीक, तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो सीधी बात है, अगर हमारी आज एक इच्छा है तो एक इच्छा जैसे हम पूरी करेंगे वैसे तत्काल क्या हो जाए, दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है। विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक, विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक, 61 का क्या हो गया, बी हो गया। अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, कहा गया उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार वे कौन से दुर्गुण है जिसने मनुष्य के जीवन का सुख चैन छीन लिया है? ठीक, लिखा गया प्रदर्शन की लालसा, इच्छाओं का अनंतता, गला काट प्रतियोगिता, ईर्ष्या की भावना। ठीक, ईर्ष्या की भावना। तो इसमें विकल्प आपको फिर से दिया गया, केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल ए बी सी दोनों सही है, केवल चारों सही है। ठीक, तो अब आप हमें बताएंगे इसमें क्या सही है। अब भाई देखिए, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। अनुच्छेद के अनुसार वो कौन से दुर्गुण है जिसने मनुष्य के जीवन का सुख चैन छीन लिया है? प्रदर्शन की लालसा सही है, इच्छाओं की अनंतता यह भी सही है, गला काट प्रतियोगिता यह भी, ईर्ष्या की भावना यह, अर्थात विकल्प नंबर यह क्या हो गया, चारों सही हो गया, डी सही हो गया। ठीक, विकल्प नंबर क्या हो गया, डी एकदम राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, डी राइट आंसर हो गया। ठीक, मतलब यह चारों सही हैं, इसमें से एक भी गलत नहीं है, सब यह सब आज के समय में व्याप्त है भैया। आप देखिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, देखिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ठीक, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई डैड डैड डैश, कोई धनवान तो कोई फिर डैड डैड डैश। अब आपको इसमें भरना है कि इसमें जो रिक्त स्थान है उसमें क्या भरा जाएगा। अंधार रंग होगा, संकीर्ण निर्धन होगा, अंधार योगी होगा, संकीर्ण मितव्यय होगा। ठीक, संसार के सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई संकीर्ण होता है। क्या होता है, संकीर्ण होता है। ठीक, तो कोई धनवान तो कोई निर्धन होता है। ठीक, या आप देखिए कि कहाँ पर संकीर्ण और निर्धन है, विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर हो गया मित्र। ठीक, विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 बार फिर 64 पे आते हैं। कहाँ आते हैं, 64 पर। कहा गया रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार हो जाता है जहां पर वर्णों की आवृत्ति पाई जाती है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति पाई जाए, वर्णों की आवृत्ति पाई जाए, आवृत्ति पाई जाए वहां पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास होता है। देखिए रा, रा और रा, रावण की आवृत्ति पाई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, अब उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। 65 में क्या आ गया, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति होती है? ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति होती है? देवनागरी की होती है, खरोष्टी की होती है, गुरुमुखी की होती है, कैदी की होती है। ठीक, तो जब ब्राह्मी लिपि की हम बात करते हैं, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति, तो ब्राह्मी लिपि से ही तो क्या हो जाता है, कैथी भी लिपि आती है, लेकिन गुरुमुखी नहीं आती, खरोष्टी नहीं आती है। तो बच्चे आपके पास क्या देवनागरी लिपि आ जाती है, क्योंकि जो ब्राह्मी लिपि होती है
ब्राह्मी लिपि को दो रूपों में बांट दिया जाता है, एक उत्तरी ब्राह्मी होती है, दूसरी क्या हो जाती है, दक्षिणी ब्राह्मी हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है, उत्तरी और दक्षिणी ब्राह्मी हो जाती है। तो जो उत्तरी ब्राह्मी है, उत्तरी ब्राह्मी से क्या निकल कर आया, देवनागरी निकल कर आई है। और इस ब्राह्मी का जो विकास हुआ था वह किससे हुआ था, खरोष्ठी लिपि से हुआ था। किससे हुआ था, खरोष्ठी लिपि से हुआ था। इसी उत्तरी का जब आगे भाग देखते हैं तो उसमें यह भी आ जाते, यह भी आ जाते, लेकिन मुख्य जो विकास हुआ था वह किसका हुआ था, देवनागरी का। तो विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर है। ठीक है, विकल्प नंबर ए एकदम सही उत्तर है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया, कहा गया कि अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। अल्पाहारी जो कम आहार खाता हो, कंदमूल खाता हो, जो फल खाता हो, जो कम खाता हो, जो पकवान खाता हो। तो सीधा उत्तर है अल्पाहारी जो कम खाता हो। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, अल्पाहारी कहेंगे। ठीक, और उसके बाद फिर अगला जो क्वेश्चन कहा गया, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि रचना पूछी गई, जयदत्त पृष्ठ किस लेखक या लेखिका की कृति है। तो चलिए भैया आ गए कहाँ, जयदत्त पृष्ठ। ठीक, तो यह किसकी रचना है, तो जयदत्त व्रत बध की हम बात करते हैं तो यह हमेशा ध्यान रखिएगा, यह किसकी रचना मानी जाती है, जयदत्त व्रत, यह किसकी रचना होती है भैया। तो यह ध्यान रखिए, यह मैथिली शरण गुप्त की सबसे प्रसिद्ध रचना है। तो किसकी रचना हो जाती है, मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाती है। जैसा शंकर प्रसाद नाटक, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पत, इनकी बात नहीं होती है। तो यह किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक, क्लियर है। 'लिखा गया कि ढोल के अंदर पोल' कहावत का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। ठीक, ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ कहाँ पर है, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, अवकाश से बढ़कर सपने देखना, कहीं ठौर ठिकाना नहीं, मूर्ख व्यक्ति सेखी बघारता है। तो इसमें आप बताइए कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ठीक, दिखा, अब देखिए ढोल के अंदर पोल मतलब क्या, ढोल तो मतलब बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी बना ली, इतनी बड़ी बना लीजिए, लेकिन उसके अंदर तो पोल ही रहता है ना। मतलब दिखावा बहुत कुछ होता कुछ नहीं है। ठीक, अब कहा गया कि दिखावा कुछ और गुण कुछ और कुछ नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो, विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक, विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर हो गया। बात क्लियर है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं 69 पर। ठीक, आदमियों को भेड़ बकरियों के बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्ठक में दिए गए शब्दों का एक वचन मतलब कि वचन बदल दीजिए, या तो एक वचन में लिखा गया है तो भेड़ों और बकरियां हो जाएगा, कि भेड़ों और बकरियों हो जाएगा, भेड़ और बकरियां हो जाएगा, भेड़ और बकरियों हो जाएगा। ठीक, तो अब आप देखिए कि इसमें से विकल्प में थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि इसमें आप क्या लगाएंगे। ठीक, जब हम यहाँ कर देते हैं तभी बहुवचन हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर भेड़ और बकरी दोनों एक साथ लिखे गए हैं। ठीक, भेड़ और बकरी एक साथ लिखा गया है। ठीक, दोनों को एक साथ ही पढ़ना है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखें, भेड़ और बकरियां हो जाएगा, बकरियां बकरियों हो जाएगा, भेड़ और बकरियों। ठीक, तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो गया। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब हो गए, शर्मिंदा हो गए, निरुत्तर हो गए, निरंतर हो गए, कि निरादर हो गए। तो चलिए सब क्या हो गए भैया यहाँ पर, तो जब जिसकी बात का कोई उत्तर ना दे सका तो क्या सब शर्मिंदा हो गए थे, नहीं, सब क्या हो गए थे मित्र, निरुत्तर हो गए थे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निरुत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरुत्तर हो गए। ठीक, सब क्या हो गए, निरुत्तर हो गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया कि लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बता दिए, बताना है, टट्टू, टट्टुए, टट्टुओं, टट्टुओं। ठीक, अब आप बताइए कि टट्टुए टट्टुओं में कौन सा सही हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा सही हो जाएगा मित्र, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, टट्टुए होता नहीं, टट्टुओं हो जाता। ठीक, क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर, टट्टुओं हो जाएगा। ठीक, 71 का सी सही हो जाएगा।
उसके बाद दिया गया क्वेश्चन लिखा गया है क्या कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करिए। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करें। ठीक, जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। जीवन क्षण भंगुर है ना, इसमें तो क्षण भंगुर गलत लिखा गया, एक वाक विकल्प गलत हो गया पहले से। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो क्षण भंगुर लिखा गया, भंगुर नहीं भंगुर होता है, यह भी गलत हो गया। अब यहाँ जीवन ही शब्द शब्द गलत लिखा गया, यह भी गलत हो गया। अब बच्चा आपके पास जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें, तो यह वाला विकल्प सही हो जाएगा, 72 के एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन अगला कहा गया कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कहलाती है। रसोत्पत्ति, रस की उत्पत्ति में आश्रय मतलब जिसको आप अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं, उसके लिए जो आप चेष्टा कर रहे होते हैं, उसके लिए चेष्टा जो कर रहे होते हैं, उसकी उत्पत्ति क्या कहलाती है। ठीक, वही चेष्टा क्या कहलाती है। तो जब हम रसों की उत्पत्ति के आश्रय की चेष्टा की बात करते हैं, तो मतलब हम किसी को इशारा उशारा करेंगे ना, बोलेंगे, किसी से बोलेंगे, बतियाएंगे, इशारा करेंगे। ठीक, आकर्षित होंगे उसकी तरफ, जो भी हमारे मन के अंदर उत्पन्न भावना होगी वह क्या कहलाएगी, अनुभाव कहलाएगी। ठीक, क्या कहलाएगी, अनुभाव कहलाएगी। 73 का क्या हो जाएगा, सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 73 का सी क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो 73 का क्या हो गया, सी एकदम राइट आंसर हो गया। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। कहा गया अब अल रही गुलाब में आपत कटीली डाल। ठीक, तो इसका जो पंक्ति होता है, कहा जाता है जिन जिन देखे कुसुम, ठीक, गई सुबीती बहार। ठीक, पंक्ति क्या हो जाती है, पंक्ति पूरा जान लीजिएगा। कहा जाता है जिन जिन देखे कुसुम, जिन जिन, जिन जिन देखे कुसुम, देखे कुसुम। ठीक, और क्या हो गया, गई सुबीती बहार, गई सुबीती बहार। फिर कहा गया अब अल रही गुलाब में, अब अल रही, रही गुलाब में, गुलाब में आपत कटीली डाल, आपत कटीली डार। ठीक, अब आप बताइए कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाता है। तो यहाँ देखिए, अब अल रही गुलाब में, कहाँ पे, आपट कटीली डाल, मतलब गुलाब का फूल खिला रहता है, लेकिन उसके पहले क्या होता है, कांटे लगे होते हैं। ठीक, तो मतलब क्या हो जाता है, यह कैसा अलंकार हो जाता है, अन्युक्त अलंकार हो जाता है। ठीक, एक दूसरे में क्या हो जाता है, उक्ति, मतलब एक दूसरे में जब व्यंग्यात्मक कथन किया जाता है, तो व्यंग्यात्मक कथन करने वाले को क्या कहा जाता है, अन्युक्त अलंकार। तो इसका जो 74 होता है, 74 का सी विकल्प सही होगा, ना यह सही होगा, ना यह सही होगा, ना यह सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्युक्त अलंकार हो जाता है मित्र। ठीक है, अन्योक्त अलंकार हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद की बात क्या करते हैं, हम कहते हैं कि संहिता में सबसे पहले छंद का उल्लेख मिलता है। और इसी संहिता के 4 भागों में बांट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, या हो जाएगा उपनिषद, तो अलग हो गया। ठीक है, तो विकल्प नंबर एकदम राइट। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 में देखिएगा, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त की मौलिक रचना है। बिहरणी व्यंजंगना है, गीता अमृत है, कि वीरांगना है। ठीक, कि वीरांगना है, कि कुणाल गीत है। तो भैया कुणाल गीत इनकी क्या मौलिक रचना है। दूसरी चीज, मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। आधुनिक युग का, आधुनिक युग का क्या कहा जाता है, आधुनिक युग का, आधुनिक युग का क्या कहा जाता है, तुलसीदास कहा जाता है। ठीक, क्योंकि इन्होंने साकेत नामक एक महाकाव्य की रचना किया था।
उसमें क्या क्या राम राज्य का ही वर्णन मिलता है। तुलसीदास के बाद राम कथा का इतना विशद वर्णन करने वाला कौन था? मैथिली शरण गुप्त थे। तो इसमें कुणाल गीत इनकी जो रचना होती है मौलिक रचना होती है, बाकी यह सब इनकी काव्य रचना होती है। ठीक है। उसके बाद 77 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77। 77 में क्या कहा गया? कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? तो भैया कुरुक्षेत्र इतनी फेमस कहानी है, इसके रचनाकार के बारे में तो आपको हमेशा मालूम ही होना चाहिए। तो जो कुरुक्षेत्र के रचनाकार होते हैं वह कौन हो जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर हो जाते हैं। ठीक है। इसमें महाभारत के युद्ध का जो विशद वर्णन हुआ था, हमेशा ध्यान रखिए, महाभारत युद्ध का जो वर्णन किया तो वह कौन किया था? रामधारी सिंह दिनकर ने किया था। कहाँ किया था? कुरुक्षेत्र में किया था। ठीक। कहाँ किया था? कुरुक्षेत्र नामक ग्रंथ में अपने किया था। इसमें कौरव और पांडव की लड़ाई की बात कही तो इसमें कौरव की वीर गाथा बहुत ज्यादा है। ठीक। कौरव की है, पांडव की वीर गाथा कम है, लेकिन कौरव की वीर गाथा बहुत अधिक है। और कर्ण जैसे एक पात्र को उठा के इन्होंने क्या किया था? पूरी रचना कुरुक्षेत्र के मान लो कि या महाभारत की रचना हो जाती है। ठीक है। कुरुक्षेत्र कहानी में इन्होंने रचना किया था। तो चलिए मित्र, इस तरह से क्या हो गया, आज हमारा प्रश्न पत्र 12वां एकदम 12वां हल हो गया। इसके बाद फिर हम इसके आगे जब आएंगे तो 13वां 14वां और 15वां लेके आएंगे। तो चलिए मित्र, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम फिर इसके बाद वाली क्लास में मिलेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।